हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेंडल के नियम और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्लास 12th के लिए जो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, और आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो मटर पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम। क्या है मटर का वैज्ञानिक नाम? पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने कितने विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? तो मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। इसे 7 जोड़ी विपरीत बोल सकते हैं और विपर्यासी भी बोल सकते हैं। प्रभावी यानी कि डोमिनेंट लक्षण क्या है? तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब बात करते हैं अप्रभावी रिसीस। तो लक्षण क्या होता है? तो जो लक्षण F1 में दब जाता है और F2 में प्रकट होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी कि F1 में सिर्फ प्रभावी लक्षण दिखाई देता है लेकिन अप्रभावी नहीं दिखाई देता। और अप्रभावी में क्या होता है कि F1 में दब जाता है लेकिन F2 में प्रकट होता है, अप्रभावी कहलाता है। जीन क्या है? तो वंशागतिकी की मूल इकाई को जीन कहते हैं। फिर आता है एलील। किसी जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहा जाता है। जीनोटाइप, किसी जीव की आनुवंशिक संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप, जीव के बाहरी दिखाई देने वाले लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं। फिर मेंडल के 3 नियम। प्रभुत्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब 2 विपरीत लक्षण साथ आते हैं तो केवल प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होता है। मान लीजिए एक लंबे मटर का और बौने मटर का आपने संकरण कराया तो आपकी जो पीढ़ी बनेगी, F1 पीढ़ी बनेगी, उसमें आपको खाली टी यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी दिखेगा और हाँ कैपिटल टी जो होता है वो स्मॉल टी के साथ जब भी होता है लंबे हो गए। फिर आता है पृथक्करण का नियम। तो युग्मक निर्माण के समय एलील अलग अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए टी और टी, तो कैपिटल और स्मॉल। तो यहाँ से आपको एक टी और इधर से भी एक टी और एक टी, दोनों का कॉम्बिनेशन होने पर एक कैपिटल एक स्मॉल और बाकी दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसलिए जीनोटाइप अनुपात की बात करें तो क्या बनेगा? 1:2:1। और फिनोटाइप की बात करें तो 3:1। क्लियर है? क्योंकि फिनोटाइप में क्या होता है कि 3 लंबे बन रहे, एक बोना बन रहा है, और जीनोटाइप में क्या होता है कि टी फिर हाफ टी और कैपिटल टी और एक आता है स्मॉल टी। फिर आता है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो विभिन्न लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। ये स्वतंत्र, अब इसकी डेफिनेशन वगैरह आप डीपली पढ़ना था आप किताब में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे से एक शॉर्ट बोलते हैं ना 1 लीनियर रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आप अगर कम समय में अच्छे प्रिपरेशन कर पाए, आपका रिवाइज करवा पाए। फिर आता है RY, कैपिटल R Y और Y प्लस RR YY। अब यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का ही कॉम्बिनेशन कराना है तो आप टेबल बना लेंगे। ये मैंने टेबल आपको समझा रखी है, बायोलॉजी वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। फिनोटाइप अनुपात होता है इसका 3:3:3:1 का। फिर आते हैं लघुत्री। मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? तो मटर का जो पौधा होता है वो सबसे पहला स्वपरागण होता है उसमें, दूसरा कृत्रिम पर परागण सरल है, फिर तीसरा था जीवन चक्र छोटा होता है, स्पष्ट विपरीत लक्षण पाए जाते हैं और अधिक बीज उत्पन्न करता है। इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध नस्ल क्या होती है? तो ऐसी नस्ल जो कई पीढ़ियों तक समान लक्षण उत्पन्न करे शुद्ध नस्ल कहलाती है। फिर आता है संकर या हाइब्रिड क्या है? तो 2 भिन्न शुद्ध नस्लों के संकरण से उत्पन्न संतति संकर कहलाती है। फिर आता है F1 पीढ़ी क्या है? तो जनक पीढ़ी यानी कि जनक पीढ़ी के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी कहलाती है। F2 पीढ़ी की बात करें तो F1 पीढ़ी के स्वपरागण से प्राप्त संतति। फिर आता है टेस्ट क्रॉस क्या है? तो किसी प्रभावी लक्षण वाले जीव को समयुग्मजीवी अप्रभावी जीव से क्रॉस करना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बैक क्रॉस क्या होता है? तो F1 संकर का उसके किसी जनक से संकरण बैक क्रॉस कहलाता है। अब महत्वपूर्ण अंतर की बात करें, जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर। जीनोटाइप आनुवंशिक संरचना है, फिनोटाइप बाहरी लक्षण है। जीनोटाइप जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी। अब यहाँ पे आप कैपिटल टी या ना कैपिटल टी जहाँ पे दिखे चाहे स्मॉल टी के साथ दिखे अकेला दिखे, आपको लंबा बोलना है। और बोना टी यानी कि स्मॉल टी दिखे तो बोना। अब आता है प्रभावी अप्रभावी लक्षण। तो F1 में प्रभावी लक्षण जो होता है वो F1 में प्रकट होता है और अप्रभावी लक्षण वो F2 में प्रकट होता है, ये F1 में नहीं प्रकट होता है। क्लियर है?
फिर प्रभावी लक्षण बड़े अक्षर से दर्शाते हैं और अप्रभावी लक्षण को छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। प्रभावी लक्षण कैपिटल टी और अप्रभावी लक्षण स्मॉल टी। क्लियर है। फिर आता है, अब नेक्स्ट आता क्वेश्चन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाइए। तो कैपिटल टी टी यानी कि लंबा और स्मॉल टी टी यानी कि बोना। तो F1 PD सभी टी लंबे होंगे, ठीक। यहाँ से एक टी और एक यहाँ से भी एक टी, दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि यहाँ से एक टी और एक यहाँ का एक टी, दोनों आपस में कॉम्बिनेशन क्रॉस करेंगे तो एक कैपिटल एक स्मॉल टी आ जाएगा। तो F1 PD में सिर्फ लंबे दिखाई देंगे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि F1 PD में या मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 PD में सबसे ज़्यादा लक्षण कौन दिखाई देते हैं? तो लंबे वाले। फिर F2 PD की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एक बार है तो आपका इसके हिसाब से आपका 1:2:1 का अनुपात बन जाएगा जीनोटाइप में। और फिनोटाइप में होगा 3:1 का, क्योंकि 3 लंबे हो गए, एक बना हो गया। क्योंकि आपको कैपिटल टी देखना है, कैपिटल टी आपको 3 दिख रहे हैं, एक टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और 2 स्मॉल टी दिख रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो स्मॉल टी 2 दिख रहे हैं वो बोना होगा और कैपिटल टी आपका स्मॉल टी के साथ आ रहा है इसलिए वो लंबा होगा क्योंकि टी प्रभावी होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझाए तो डाई हाइब्रिड वही स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। अब स्वतंत्र अपव्यवन के नियम में हमने देखा कि RRYY यानी कि गोल हरे, गोल पीले, गोल झुर्रीदार और हरे झुर्रीदार, तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन था। अब इसमें से निकालना हमें तो RRYY सभी गोल पीले होते हैं। अब ये F1 PD में तो RR यानी सभी गोल पीले होंगे, लेकिन F2 अनुपात में होगा 9:3:3:1 का अनुपात है। अब 9 गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार हरा। अब इसके लिए कुछ MCQ है वो भी देख लेते हैं। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो मेंडल। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो 3:1 का होता है। मोनोहाइब्रिड जब भी हो एक संकर क्रॉस के लिए तो हमेशा आपको 3:1, ठीक है। और अगर जीनोटाइप में पूछा जाए तो आप क्या करोगे? 1:2:1, ठीक है। लेकिन अगर फिनोटाइप पूछा है तो आप 3:1 करोगे। फिर हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो आपका यहाँ पे आ जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 का। पृथक्करण के नियम की बात करें तो पृथक्करण का नियम किससे संबंधित है? तो एलिक के अलग होने से पृथक्करण का नियम संबंधित है। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो मेंडल ने, अभी हमने देखा था कितने लक्षणों का अध्ययन किया, तो मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। और फिर आता है मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम, तो पाइसम सैटाइवम। तो क्या आ जाएगा? मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम। ये आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पे हम टॉप 50 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं 1 लाइनर, ताकि आपका रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। आनुवंशिकी की जनक हमेशा पूछा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया? तो मटर के पौधे पर। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम। मेंडल ने कितने विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? 7 जोड़ी। आनुवंशिकी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो वंशागति एवं विभिन्नता से। वंशागति की इकाई क्या कहलाती है? जीन। जीन के वैकल्पिक रूप को कहते हैं एलील। प्रभावी लक्षण को किस लक्षण से दर्शाते हैं? बड़े अक्षर से। और अप्रभावी लक्षण को किस अक्षर से दर्शाते हैं? तो छोटे अक्षर से। कैपिटल टी किस प्रकार का जीनोटाइप है? समयुग्मजी प्रभावी। और स्मॉल टी किस प्रकार का जीनोटाइप है? समयुग्मजी अप्रभावी। कैपिटल टी स्मॉल टी किस प्रकार का जीनोटाइप है? विषम युग्मजी, क्योंकि दोनों अलग अलग है लेकिन ये तो लक्षण तो एक ही है ना, लंबे। F1 पीढ़ी किसे कहते हैं? प्रथम संतति पीढ़ी F1। और सेकेंड पीढ़ी किसे कहते हैं? द्वितीय संतति पीढ़ी। प्रभुत्व का नियम किसने दिया? मेंडल ने। पृथक्करण का नियम दिया मेंडल ने। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम मेंडल ने। यानी कि प्रभुत्व, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यवन तीनों नियम किसने दिए थे? मेंडल। F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट होता है? प्रभावी लक्षण। F1 में अप्रभावी लक्षण क्या होता है? तो दब जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कितने लक्षणों पर आधारित होता है? 1। डाई हाइब्रिड क्रॉस कितने लक्षणों पर आधारित होता है? 2। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो 1:2:1 होता है। फिर आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो 9:3:3:1। शुद्ध नस्ल क्या कहलाती है? प्योर लाइन। संकर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो हाइब्रिड। जीनोटाइप का संबंध किससे है? आनुवंशिक संरचना से। फिनोटाइप का संबंध किससे? बाहरी लक्षणों से। लंबे पौधे का प्रभावी प्रतीक क्या है? कैपिटल टी। बोने पौधे का प्रतीक क्या है? स्मॉल टी। गोल बीज का प्रतीक क्या है? कैपिटल आर। झुर्रीदार बीज का प्रतीक क्या है? स्मॉल आर। पीले बीज का प्रतीक क्या है? कैपिटल वाई। और हरे बीज का प्रतीक क्या है? स्मॉल वाई। अब टेस्ट क्रॉस किसके साथ किया जाता है? समयुग्मजी अप्रभावी से। बैक क्रॉस किसे कहते हैं? F1 का जनक से संकरण, क्योंकि बैक क्रॉस होगा तो F1 से ही जनक का संकरण होगा। मेंडल के प्रथम नियम का नाम क्या है? प्रभुत्व का नियम। मेंडल के द्वितीय नियम का नाम पृथक्करण का नियम। मेंडल के तृतीय नियम का नाम स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। मेंडल
के प्रयोगों में F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण कितने भाग में दिखाई देता है? भाग 1 में। F2 में प्रभावी लक्षण कितने भाग में दिखाई देता है? तो 3 भाग में। मटर में लंबा पौधा कैसा लक्षण? प्रभावी। मटर में बोना पौधा कैसा लक्षण? अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी जीन साथ हो तो कौन व्यक्त होगा? प्रभावी जीन, क्योंकि दोनों प्रभावी और प्रभावी दोनों साथ होंगे तो प्रभावी जीन ज़्यादा अफेक्टेड होगा। युग्मक निर्माण के समय एलील का क्या होता है? पृथक्करण। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम किस क्रॉस से सिद्ध हुआ? डायहाइब्रिड क्रॉस से। इसलिए तो 9-3-3-1 का अनुपात बन रहा है, फिनोटाइपिक। प्रभुत्व का नियम किस क्रॉस से सिद्ध हुआ? मोनोहाइब्रिड से। पृथक्करण का नियम किस क्रॉस से सिद्ध हुआ? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। तो पृथक्करण का नियम जो होता है वो कहीं से होता? पृथक्करण का नियम किस क्रॉस से सिद्ध हुआ? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मेंडल के नियमों का आधार क्या है? जीनों का व्यवहार। और आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो ग्रेगर मेंडल को। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने आपका मेंडल और मटर और संकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इस एक छोटे से 10 या 11 मिनट के लेक्चर में कवर कर दिया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बाहर से बनता होगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं इस प्रकार के और लेक्चर अवेलेबल करवाती रहूं और मेरी मेहनत सफल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।